आने वाले RSAT एग्ज़ाम्स के अंदर बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग जो RSAT एग्ज़ाम के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पर्सन है यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, उन सभी के जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में। पहला जो अपना क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। यानी कि इंटरनेट क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, हम बोलते हैं कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर की बहुत सारे कंप्यूटर का जो एक समूह है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। यानी कि जो सर्च इंजन है का एक उदाहरण है। हम यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि विंडोज़, लिनक्स, याहू, MS वर्ड। अब देखो विंडोज़ जो है, अब विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका काम क्या होता है? जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, यानी कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, यानी कि कंप्यूटर को रन करने के लिए, जो ऑन करने के लिए, रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें विंडोज़ आते हैं, लिनक्स आते हैं, याहू आते हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अब जैसे दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम तो वो हो गया जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, रन करने के लिए, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो यूज़र की आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं। यानी कि भाई यूज़र जो है काम किस प्रकार का काम करना चाहे उसी काम के आधार पर जो सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम लोग कई बार MS ऑफिस में काम करते हैं तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अपन कई बार टाइपिंग करते हैं तो वो टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर हो गए। अब जैसे अपन इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ करते हैं ब्राउज़र, तो वो ब्राउज़र हो गए। अपन डिजाइनिंग के लिए कोरल ड्रॉ इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपन फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं, अपन अकाउंटिंग के लिए टेलीविजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास होना चाहिए कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर देखा MS वर्ड। तो देखा है कि MS वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको अपन बोलते हैं, शॉर्ट में उसको MS वर्ड बोला जाता है। MS का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। किस चीज़ की कंपनी है? तो ये एक सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है जिसके ऑनर बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स द्वारा बनाई गई कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइन का काम करती है। इनकी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसी ने जो है वो MS ऑफिस बनाया, और MS ऑफिस का एक जो है प्रोग्राम है MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में पूछ ले कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, तो MS वर्ड का दूसरा नाम है, या फिर MS वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो वो है वर्ड प्रोसेसर। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है MS ऑफिस बनाया गया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या एक प्रोग्राम का समूह है। यानी कि उसके अंदर जो है MS ऑफिस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, यानी कि उन प्रोग्राम को समूह को अपन ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है, तो उसको अपन MS ऑफिस बोलते हैं, जो केवल ऑफिस यूज़ के लिए, यानी कि ऑफिस यूज़ के उद्देश्य से बनाया गया है। यानी कि उसके अंदर कई सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो पेंटिंग के लिए इस्तेमाल बेसिक एप्लीकेशन है। तो ये सारे के सारे MS ऑफिस के हैं, क्योंकि अपन जो भी ऑफिशियल काम करते हैं उसके उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, वो है MS ऑफिस। तो MS वर्ड भी इसमें ऑप्शन दे रखा है कि इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है विंडोज़, लिनक्स, याहू, MS वर्ड। तो MS वर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ और लिनक्स भी क्या है? तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पीछे बचा याहू क्या है? तो याहू एक सर्च इंजन है। याहू जिस तरह गूगल अपना सर्च इंजन है, उसी तरह से जो है याहू एक सर्च इंजन है। तो ये क्या है? आप जो अपना बेहतरीन और कह सकते हैं सबसे पॉपुलर जो सर्च इंजन है, जिसके CEO जो है सुंदर पिचई है। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई, जो कि साउथ के हैं। तो
इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, तो उदाहरण हो गया वो, इसका सही आंसर रहेगा यहू। यहू जो है वो सर्च इंजन का उदाहरण है, जिस प्रकार गूगल है, और पॉपुलर सबसे कौन है, तो वो गूगल है। अपन सब लोग कॉमनली इस्तेमाल गूगल को ही क्या करते हैं। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, यानी कि अगर अपन किसी को मेल भेजना चाह रहे हैं तो मेल भेजने के लिए आपके लिए सबसे पहले क्या अनिवार्य है, यानी कि क्या चीज़ कंपलसरी है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है शरीर, यानी कि बॉडी। बी ऑप्शन में दे रखा है प्रेषक मेल आईडी, यानी कि जो जिसको भेजना चाह रहे हैं उसकी ईमेल आईडी। फिर है अनुलग्न और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो सेकेंडरी है, पहले आपको वो चाहिए कि जिसको भेजना चाह रहे हैं उसकी मेल आईडी होनी चाहिए, तो आपको चाहिए प्रेषक मेल आईडी। प्रेषक मेल आईडी, यानी किसी को भी अगर मेल भेजना चाह रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी जरूरी है। तो अगर आप किसी को भी मेल भेजना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास अनिवार्य रूप से जो चीज़ होनी चाहिए वो है ईमेल आईडी, किसकी, जिसको भेजना चाह रहे हैं उसकी। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है, यानी कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कि आप जब एमएस वर्ड में काम कर रहे हो तो उसके किस टैब में, किस मेन्यू में हेडर और फुटर विकल्प आता है। हेडर और फुटर, अब हेडर का मतलब क्या होता है और फुटर का मतलब क्या होता है, हेडर एंड फुटर। पर जैसे आपके पास पेज है, उस पेज की जो ऊपर के आप टॉप में जो मार्जिन के ऊपर पे जो आप हेडिंग देते हो, जो प्रत्येक पेज पे आती है, जैसे आपने एक पेज पे हेडिंग दी है तो वो सारे पेज पे आएगी, तो उसको बोलते हैं हेडर, और ये वाला भाग कहलाता है फुटर। यानी जब ऐसे आप पेज नंबर लिखते हो, और जैसे कोई बुक है तो बुक का नाम लिखा आता है तो वो नीचे लिखा आता है इस साइड में, यहाँ पे बॉटम साइड में, तो इसको फुटर बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये इंसर्ट टैब में होता है, इंसर्ट टैब। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं। यानी कोई चीज़ अगर अपन को कंप्यूटर में लानी है तो उसको इंसर्ट बोलते हैं, एमएस वर्ड में लानी है तो इंसर्ट। तो इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट मेनू के अंदर हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा इंसर्ट। और इसमें ऑप्शन दे रखा था व्यू टैब, पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट, तो सही आंसर रहेगा इंसर्ट टैब। फिर एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का उदाहरण है। ई वॉलेट क्या होता है भाई, जैसे आप ऑनलाइन जैसे मोबाइल के थ्रू किस एप्लीकेशन के अंदर पैसे रखते हो, यानी जो ऐसा माध्यम जो आपके मोबाइल के थ्रू पैसे भेजने के काम आता हो वो ई वॉलेट कहलाता है। जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, तो ये सारे के सारे जो भी यूपीआई आपके ट्रांजेक्शन करते हो जिस एप्लीकेशन के माध्यम से भी, वो सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो ई वॉलेट है, एसबीआई बड़ी वगैरह। तो यहाँ निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है, ड्रॉप बॉक्स, वे टू एसएमएस, पेटीएम या मोस्टर इंडिया। तो राइट आंसर रहेगा पेटीएम। पेटीएम क्या है, तो पेटीएम एक ई वॉलेट है, जैसे फ़ोन पे है ना, गूगल पे जरा। ई मित्र का पूरा नाम क्या है, ई मित्र का पूरा नाम क्या है, बेसिक सा सवाल है, हर कोई कर सकता है। ई मित्र का पूरा नाम है ना, ई मित्र का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। इलेक्ट्रॉनिक ई से, जैसे ई कॉमर्स होता है ना, जिस तरह से ई कॉमर्स होता है ना, तो वो से ई कॉमर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, तो ये सारे के सारे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। अब अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, उससे का क्या मतलब है। तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी आपकी फ़ोटो फ़ोटो है, उस फोटो को आप उसके द्वारा एडिट कर सकते हो, क्रॉप करना है या फिर उसके अंदर कोई और भी जो है उसकी एडिटिंग करनी है फ़ोटो की, तो वो फ़ोटो जो है एडिट हो सकता है, वो किसके अंदर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, यानी कि पिक्चर को, फोटो को मैनेज करना एक तरीका का सॉफ्टवेयर है फोटो को मैनेज करने का। ये जो है इसके अंदर अपन किसी भी तरह की फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गया मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। फिर एक नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है, यानी कि आपके मोबाइल पर कौन कौन से जो है स्क्रीन लॉक आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबको पता है कि भाई पिन लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, या फिर आप नंबर से भी लगा सकते हो, ठीक है, तो पासवर्ड कहते हैं जिसको, तो ये सारे लगा सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है पिन, पासवर्ड, पैटर्न या सभी, यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर आप सभी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो पिन हो, पासवर्ड हो या पैटर्न हो। बेसिक सा सवाल है। फिर किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट से जोड़ सकते हो, यानी कि एक किसके जरिए, यानी कि ऐसा कौन सा आपका जरिया है या माध्यम है जिसके थ्रू आप किसी डॉक्यूमेंट में अभी काम कर रहे हो
उसमें किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की लोकेशन ऐड करनी हो, ताकि उस लिंक पे क्लिक करें और आप उस साइट तक या उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर अपन को लिंक ऐड करना है तो उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। यानी कि जैसे आप कोई MS वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और उसके अंदर आपको कोई एक्सेल की फाइल का लिंक देना है, तो उसको हाइपरलिंक के जरिए आप दे सकते हो, ताकि उस पर क्लिक करने पर हाइपरलिंक ओपन हो जाए, सॉरी एक्सेल शीट ओपन हो जाए। तो इसका आंसर रहेगा हाइपरलिंक। फिर किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट क्या दिखाता है, तो कमेंट ही दिखाता है। फिर प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड पर का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? यानी कि अगर आप MS पावर पॉइंट में है, उसमें सभी स्लाइड को एक जैसा आप चाहते हो और एक जैसी डिज़ाइन चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या लोगे? तो सब बेसिक सी बात है, उसके लिए अपन डिज़ाइन का एक टेम्पलेट लेंगे, जो ऑलरेडी डिज़ाइन किया होगा उस टेम्पलेट को लेंगे, ताकि सारी की सारी जो है वो स्लाइड एक जैसी शो हो। तो यहाँ आंसर रहेगा प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। फिर इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? अगर कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल कर रखा है, उसको अनइंस्टॉल करना, हटाना, तो आप क्या करते हो? बेसिक सी बात है कि उसको अनइंस्टॉल किया जाएगा। किस तरह से करना है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है सेटिंग ऐप के द्वारा या कंट्रोल पैनल के द्वारा। तो सेटिंग ऐप कहो या कंट्रोल पैनल कहो, दोनों के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा C, यानी कि कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप के द्वारा। फिर ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पे लिखा रखा है ईमेल पत्ते को, यानी कि अगर आपका जो ईमेल आईडी आप बनाना चाह रहे हो वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उनमें @ का चिन्ह होना चाहिए। तो हमेशा आपने देखा है कि ईमेल के अंदर @ का चिन्ह होता है, ये होना जरूरी है, इसके बिना ईमेल क्रिएट ही नहीं होता है। दूसरा है उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। तो अपन कभी भी अपने ईमेल में कभी स्पेस नहीं देखा है कि आपने लिखा www@ ऐसा कुछ भी हो, जो आपने ईमेल आईडी लिखी bhimugoyal@gmail.com, तो यहाँ कहीं भी स्पेस नहीं है। तो ईमेल के अंदर कहीं भी स्पेस नहीं होता है। तो दोनों चाहिए, A और B दोनों। ईमेल में हमेशा @ का चिन्ह होता है और कभी भी खाली स्थान नहीं होता। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है? यानी अगर किसी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर रहे हो तो उसमें सेव और सेव एज में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता, दोनों में अंतर है तभी तो बने हैं वर्ड। तो सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित किया है। यानी कि सेव का मतलब ये होता है भाई, आप जो सेव कर रहे हो फाइल, उसी में सेव होगी जो पहले से सेव है। और सेव एज का मतलब ये है कि भाई आप जो फाइल सेव करना चाह रहे हो और जो ऑलरेडी पहले से सेव है, तो वो सेव एज का मतलब है कि दूसरी फाइल आपको सेव करने की अनुमति देगा, कि आप उस फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हो, या उसका स्थान बदल कर सेव कर सकते हो, फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हो, या फिर आप उसका फॉर्मेट बदल कर सकते हो। यानी कि सेव एज का मतलब ये होता है कि आप जो ऑलरेडी फाइल आपके कंप्यूटर में सेव है, उसको आप दूसरे नाम से, दूसरे जगह, दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। तो सेव उस दस्तावेजों को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है, और सेव एज उस फाइल को हमें नाम, स्थान बदलने की अनुमति देगा। तो राइट रहेगा B और C। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक नया स्लाइड जोड़ सकते हैं? यानी कि किस शॉर्टकट की सहायता से अपन पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं? तो वो होती है Ctrl+M। अब कहीं ये भी दे रखा होता है कि आप किस शॉर्टकट के थ्रू डुप्लीकेट स्लाइड ऐड कर सकते हो, तो वहाँ पे आंसर रहेगा Ctrl+M। यानी कि Ctrl+M एक ऐसी शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से अपन पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर रहेगा Ctrl+M। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संक्षिप्त रूप GUI का पूरा नाम क्या है? यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो आपकी GUI है उसका पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नाम जो है वो GUI का पूरा नाम है। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर।
तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, जैसे आपने देखा है कि भाई गूगल क्रोम होता है, तो हर एक मोबाइल में मिल जाता है गूगल क्रोम, हर पीसी में मिलता है गूगल क्रोम। मोजिला फायरफॉक्स है, तो ये ओपेरा मिनी होता है, यूसी ब्राउज़र होता है। तो ये सारे के सारे जो है एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। यानी कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र यानी कि एक इंटरनेट तक पहुंचने का एक माध्यम है जिसके द्वारा आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। आप किसी साइट को खोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या पीसी में वेब ब्राउज़र खोलना पड़ेगा और उसी के माध्यम से अपन जाएंगे इंटरनेट तक, यानी कि जिस साइट तक पहुँचना चाहेंगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक तरह का वेब ब्राउज़र है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि कैलकुलेटर है या म्यूजिक प्लेयर है या चैट रूम है या वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक तरह का वेब ब्राउज़र है जिसके माध्यम से अपन लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। फिर है कि संक्षिप्त रूप DIMM का पूरा नाम क्या है, तो होता है डुअल इनलाइन मल्टीमीडिया मॉड्यूल। फिर इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, यानी कि न तो इनपुट है न आउटपुट है। अब इनपुट का मतलब क्या होता है कि वो डेटा जो कंप्यूटर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है यूजर के द्वारा, यानी कि जो कमांड यूजर देता है कंप्यूटर को वो कहलाता है इनपुट, ठीक है। और आउटपुट क्या है, यानी कि जो कमांड देने के बाद कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद जो आपके सामने रिजल्ट शो होता है वो रिजल्ट कहलाता है आपका आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट युक्ति को बताता है डिवाइस या उपकरण, यानी कि जो आपके यहाँ डिवाइस दे रखे हैं उपकरण, उनमें से कौन सा उपकरण जो है आउटपुट भी नहीं है और इनपुट भी नहीं है, ऐसा कौन सा है। तो कोई स्पीकर का काम होता है आवाज़ देना, तो ये स्पीकर जो है ये वॉइस को छोड़ता है, तो ये जो है आउटपुट उपकरण हो गया। प्लॉटर जो है वो एक प्रिंटर का काम करता है, तो प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर है, तो ये भी आउटपुट उपकरण हो गया। मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले का काम करता है, ये भी एक तरह का आउटपुट उपकरण है। फिर है ALU। अब ये जो है ALU, तो इनमें से इनपुट तो कुछ है ही नहीं, तो जो ALU है ALU जो होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है CPU का भाग है। अब CPU के जो है दो भाग हुआ करते हैं, एक ALU होता है और एक होता है CU। CPU होता क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का एक दिमाग होता है, यानी कि जिसको अपन कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है। इसका काम क्या होता है, तो पूरे जो है अपने कंप्यूटर के अंदर जिस पर जो भी काम होता है उन सभी काम को जो प्रोसेस करने का काम करता है, यानी कि सारे कामों को नियंत्रित करने का काम करता है, तो वो करता है CPU। यानी कि CPU जो एक मेन कंप्यूटर है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग बोला जाता है। तो CPU के दो भाग हुआ करते हैं, एक ALU होता है और एक CU होता है। तो CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU जो है वो नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल यूनिट है, और ALU जो होता है वो गणित से रिलेटेड जो भी काम होते हैं आपके, वो सारे के सारे जो है कंप्यूटर में ALU द्वारा किए जाते हैं। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो भी है, यानी कि जो जिस पर जो भी गणना से संबंधित काम होता है कैलकुलेशन का, वो करता है ALU। तो इसमें जो आंसर सही रहेगा, यानी कि इनमें से इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, ALU। क्योंकि स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर सारे के सारे आउटपुट हो गए, तो ALU जो है वो हो गया आपका CPU का एक भाग है, तो इसलिए जो है ये इनपुट है न आउटपुट है, राइट आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन है कि विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु आप क्या करेंगे, यानी कि किस कंप्यूटर में से अगर किसी भी फाइल को बिना रिसाइकल में भेजे आपको डिलीट करना है, यानी कि अपन बेसिक सी बात है कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल को, फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, स्थायी रूप से नहीं हटती है, वो आपके जहाँ से आप हटाना चाह रहे हैं वहाँ से हट जाती है, लेकिन रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाती है। क्योंकि रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे किसी भी प्रकार की जो फाइल डिलीट होती है वो एक ट्रेस के रूप में उसमें पड़ी रहती है रिसाइकल बिन के अंदर। अगर अपन चाहे तो वहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से हटाए तो वो परमानेंटली हटती है। लेकिन अगर अपन को किसी भी चीज़ को रिसाइकल में बिना भेजे बिना अपन को डिलीट करना है, यानी कि उसको रिसाइकल में नहीं भेजना है, अपन को सीधा डिलीट करना है, स्थायी रूप से हटाना है, तो उस जगह से स्थायी रूप से हटाने के लिए अपन शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी कि कंप्यूटर से किसी भी डेटा को या फाइल को या फोल्डर को अपने स्थायी रूप से डिलीट करना है तो हम लोग शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पूछा गया था कि विंडोज में किसी भी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम किस का इस्तेमाल करते हैं, तो करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट बटन का। फिर टिम बर्नर्ली द्वारा दी गई अवधारणा कौन सी है, यानी कि टिम बर्नर्ली ने क्या बनाया था। तो हम जो पढ़ रहे हैं WWW यानी कि WWW, तो ये WWW जो है यानी कि जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड
वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, ये जो है ये टिम बर्नर्ली द्वारा बनाया गया है, टिम बर्नर्ली। तो टिम बर्नर्ली की द्वारा दी गई अवधारणा जो है वो है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया? तो वो टिम बर्नर्ली द्वारा बनाया गया। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो परम अनुराग, ये दोनों भारत के हैं, लेकिन AS400 ये जो है ये अपने इंडिया का नहीं है, भारत का नहीं है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो ये नहीं है, परम अनुराग है। फिर है कि साटा का पूरा नाम क्या है? इनकी साटा का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म साटा है तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो साटा का पूरा नाम होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा का पूरा नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसमें अगला क्वेश्चन है कि कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? अब यहाँ पे वैसे तो अपन बेसिक तौर पर जनरली सब जानते हैं कि अगर किसी अक्षर को हटाना है तो हम हटाते हैं केवल बैक स्पेस से, यानी कि बैक स्पेस जो बटन होता है कीबोर्ड पे वो अक्षरों को मिटाने का ही काम करता है। लेकिन यहाँ पूछा कि कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाना है तो कैसे हटाते हैं? ठीक है, यहाँ पे अपने लिख दिया बैक, तो ये बैक, ये कर्सर हो गया अपना। अब कर्सर का दाईं ओर कौन सा हो गया? तो दाईं ओर इधर वाला हो गया और बाईं ओर ये हो गया। अब इधर वाले अक्षरों को हटाना है तो ये कौन से बाईं ओर है? लेफ्ट साइड के अक्षर है, तो लेफ्ट साइड के अक्षरों को हटाने के लिए क्या दबाते हैं? तो आप बैक स्पेस दबाते हैं। अगर इधर है कर्सर के, तो ये इधर से हटाने के लिए, तो ये कौन सा है? ये राइट साइड हो गया, दाईं ओर। दाईं ओर के अक्षरों को हटाना है तो अपन डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट। तो कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं बैक स्पेस का, क्योंकि बैक स्पेस एक ऐसा बटन है जो अक्षरों को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दाईं ओर से या बाईं ओर से, तो बाईं ओर से होता है। फिर MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति किस में मापी जाती है? तो ये पिक्सल्स में मापते हैं। यहाँ लिखा रखा इंच, पिक्सल, सेंटीमीटर या परसेंटेज पिक्सल होता है। फिर जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर किस में बदल जाता है? यानी कि जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर, एक बटन होता है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? जैसे आपने एक टेक्स्ट लिखा है, जैसे ये विंडोज़ लिखा हुआ है, इस विंडोज़ के ऊपर आपने कलर किया या इसको हाईलाइट किया है या इसका ऊपर आपने बोल्ड किया है, इसका टेक्स्ट कलर चेंज किया है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग अपन को इस वर्ड पे चाहिए, MS वर्ड पे, तो इसकी कॉपी करेंगे फॉर्मेटिंग और वो MS वर्ड पे अप्लाई कर देंगे, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो ये फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से हो जाती है। तो अपर इसकी फॉर्मेटिंग जैसे ही कॉपी करेंगे फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से, तो इस फॉर्मेट पेंटर को कर्सर को यहाँ लाएंगे इस वर्ड पे, तो वो जो है पेंट ब्रश के अंदर, इनकी एक ब्रश में बदल जाएगा। तो यहाँ पूछा यही गया था कि जब आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर कर्सर किस में बदल जाता है? तो वो बदल जाता है पेंट ब्रश के अंदर। फिर है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? यानी कि कंप्यूटर में कार्य पुस्तिका जो होती है वो किस प्रोग्राम से संबंधित है? कार्य पुस्तिका का मतलब यहाँ है वर्कशीट। तो वर्कशीट जो होती है वो इंग्लिश में वर्कशीट बोलते हैं, हिंदी में कार्य पुस्तिका बोलते हैं। वर्कशीट संबंधित होती है एक्सेल से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो केवल गणितीय गणना या गणितीय कार्यों के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कैलकुलेशन करना है, आपको बिल बनाना है, शीट बनानी है, लिस्ट बनानी है, यानी इस प्रकार का कोई काम करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज लेते हैं। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है। तो उसके अंदर जो होती है वो होती है वर्कशीट। तो ये वर्कशीट किससे रिलेट करती है? तो ये करती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। फिर अगला इसका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? तो वो कीबोर्ड होता है। फिर कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? मेमोरी वैसे भी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है ना। प्राइमरी किसको कहते हैं? तो रैम और रोम जो होती है हमारी प्राइमरी होती है। बाकी सारी की सारी जो हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD, DVD, फ्लॉपी ड्राइव, ये सारी की सारी सेकेंडरी ड्राइव है।
द्वितीय मेमोरी है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दे रखा है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD। तो ये SSD जो है ये जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव SDD तो ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम का पूरा नाम है, तो ये प्राइमरी मेमोरी होगी। तो यहाँ जो सही आंसर है वो रहेगा रैम, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का भाग नहीं है तो कौन नहीं है, रैम नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर लिखा है USB पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव जो है सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी दो ही होती है, या तो रैम और या फिर रोम, रीड ओनली मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होती है, तो वो होती है स्टैटिक रैम, SRAM। वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, तो वेब ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइट्स तक पहुंचने की अनुमति देता है। मैंने बता दिया ब्राउज़र का काम क्या है, जिसके माध्यम से आप जो है इंटरनेट तक पहुंच सकते हो, यानी किसी भी प्रकार के इंटरनेट पर आपको कार्य करना है तो पहले आपको वेब ब्राउज़र खोलना होगा। वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही अपन इंटरनेट तक पहुँच पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, चला पाते हैं। तो वेब ब्राउज़र जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइट्स तक पहुंचने की अनुमति देता है। यहाँ पे ऑप्शन और भी दे रखा है कि एक प्रकार की मकड़ी, एक प्रकार का फाइलों को स्टोर करता है, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को देखना पसंद करता है, तो ये सारे गलत हो गए। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से साइट तक पहुँचने की अनुमति देता है। फिर पूछा है कि माउस एक प्रकार का डिवाइस है, यानी कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो माउस जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक जो है पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहलाता है क्योंकि वो एक पॉइंटर के थ्रू, कर्सर के थ्रू काम करता है। अब माउस पर 3 बटन हुआ करते हैं, एक लेफ्ट, राइट और एक स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट का काम होता है क्लिक करना, सिंगल कहो या साइड डबल कहो। राइट का काम होता है ऑप्शन लाना, विकल्प लाने के लिए। और जो बीच वाला जो बटन होता है उसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं, वो करता है पेज को ऊपर नीचे करने का काम, यानी कि पेज को स्क्रॉलिंग का काम जो आता है वो होता है स्क्रॉल, यानी कि पेज को जो है स्क्रॉल करने का, यानी कि स्क्रॉलिंग का काम करता है। तो माउस एक प्रकार का इनपुट उपकरण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये कंप्यूटर में कमांड देने का काम करता है। तो जो भी कमांड देने का या डेटा को इनपुट करने का काम करते हैं डिवाइस, वो सारे के सारे उपकरण जो है वो इनपुट उपकरण कहलाते हैं। तो माउस एक प्रकार का जो है इनपुट उपकरण है। फिर एक कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड पर जो है फंक्शन कुंजी की संख्या 12 होती है। नंबर ऑफ फंक्शन की जो है कीबोर्ड पर वो 12 होती है। 12 जो ऐसे अपन पूछते हैं RST में क्वेश्चन, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है, इनकी जो आधार कार्ड के अंकों की संख्या कितनी होती है, आधार कार्ड की संख्या जो कितने अंकों के होते हैं, तो वो 12 होते हैं। तो इसी प्रकार फंक्शन की जो है संख्या 12 होती है। इनमें अलग अलग काम होते हैं सबके, F1 से लेकर F12 तक सबके अलग अलग काम होते हैं, सीधे फंक्शन करते हैं। जैसे F5 का काम होता है रिफ्रेश करना, F1 का काम होता है हेल्प विंडो को लाना, F2 का काम होता है किसी फाइल या फोल्डर का सिलेक्टेड जो है उसका रीनेम करना, नाम चेंज करना, रीनेम के लिए यूज में ली जाती है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो आपकी सेल होती है उस सेल को एक्टिव करने का काम करती है। F3 का काम होता है सर्च बार को एक्टिव करना। Alt+F4 का काम होता है कंप्यूटर में जो भी खुला हुआ प्रोग्राम है उसको बंद करना या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करना या रीस्टार्ट करना। और F5 का काम रिफ्रेश करना होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, वेब ब्राउज़र को रीलोड करना, नोटपैड में डेट और टाइम लाना। F6 का काम होता है URL बार जो होती है वेब ब्राउज़र के अंदर उसको एक्टिव करना, एड्रेस बार को। F7 का काम होता है स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को सही करना, जो है MS ऑफिस के अंदर यूज होता है। फिर F8 का काम बूट करने का होता है। F9 का काम मेल भेजने का काम होता है आउटलुक के अंदर। F10 का काम जो होता है शिफ्ट प्लस वो होता है माउस राइट बटन का, यानी कि जैसा माउस का राइट बटन जो काम करता है वैसे जो है F10 काम करेगा। F11 का काम होता है फुल स्क्रीन के लिए। और F12 का जो काम होता है वो होता है MS ऑफिस में सेव एज के लिए, यानी कि किसी फाइल वगैरह पर दूसरे नाम से दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है तो अपन सेव एज की जगह F12 भी दबा सकते हैं। तो फंक्शन की संख्या जो कुंजी की संख्या होती है कि इसकी F12 होती है। फिर पूछा गया है कि GPS का पूरा मतलब क्या है। GPS जो होता है उसका पूरा नाम क्या है। GPS आप जानते हो है ना, सर हर जगह बोलते हो GPS। तो GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो GPS का पूरा नाम है। फिर इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है।
यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर आपका पूरा सिस्टम है वो कंप्यूटर हार्डवेयर ही है, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, तो इन पर जो रन करता है, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर कह सकते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर रहेगा। वो कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। फिर इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है आपकी बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर को बूट करना जो है वो बूटिंग जो है वो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया है। फिर इसमें आ रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा बनाया गया, लॉन्च किया गया है। तो कौन सा है, मास्टर, वीज़ा या रुपे। आपने देखा होगा ATM कार्ड पे लिखा आता है रुपे, मास्टर, वीज़ा। तो रुपे जो है वो भारतीय राष्ट्रीय निगम द्वारा, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो है बनाया गया है वो है रुपे, RUPAY, जो ये हर ATM डेबिट कार्ड पे लिखा होता है। फिर अगला है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। यहाँ पे ब्राउज़र के नाम दे रखे हैं गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी। तो ये मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और सफारी, और भी होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह, तो ये सारे के सारे जो है ये वेब ब्राउज़र ही है। तो राइट आंसर रहेगा सभी। फिर पूछा है कि MS पावरपॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी कि आपको MS पावरपॉइंट आपने खोल रखा है, उसमें आप स्लाइड शो को देखना चाहते हैं, सारी स्लाइड को चलाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन को शो करना चाहते हैं, तो किसके द्वारा करेंगे, एंटर बटन के द्वारा आगे बढ़, मतलब चला रहे हैं तो अगली जो स्लाइड लाने के लिए क्या करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो अगली स्लाइड आएगी, स्पेस से भी अगली स्लाइड आएगी, माउस बटन से भी अगली स्लाइड आएगी। लेकिन एस्केप एक ऐसा बटन है जिससे स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, वो स्लाइड को कैंसिल करेगा। इनकी जो आपकी प्रेजेंटेशन शो हो रही है, स्लाइड जो चल रहा है उसको जो कैंसिल करने का काम करेगा एस्केप बटन। तो एस्केप बटन का काम ही वैसे ये होता है, माउस का जो है कीबोर्ड का जो है प्रथम बटन होता है, टॉप का बटन, उसका काम ही होता है किसी भी काम को कैंसिल करना, यानी कि कैंसिलेशन का काम जो है वो एस्केप बटन करेगा। और स्लाइड शो को आगे बढ़ाने के लिए जो हेल्प करेगा वो एंटर बटन हो गया, स्पेस बार हो गया, या माउस के द्वारा आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। तो यही सही है कि 1 KB में जो 1 KB के अंदर जो होते हैं, KB के अंदर वो 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। और फिर दे रखा है 1 MB के अंदर 2048 बाइट्स होते हैं, गलत बात है, क्योंकि 1 MB के अंदर 1024 जो है वो KB होते हैं। फिर 1 MB के अंदर 1000 किलो बाइट्स होते हैं, गलत है, 1024 होते हैं। 1 KB के अंदर 1000 बाइट्स होते हैं, नहीं कि 1024 बाइट्स होते हैं। तो ये आंसर जो सही रहेगा, यानी कि 1 MB के अंदर जो है 1 KB के अंदर 1024 बाइट होते हैं, तो 1 MB के अंदर 1024 जो है वो किलो बाइट्स होते हैं। और उसी तरह से जो है 1 GB के अंदर जो होते हैं वो 1024 जो है वो MB होते हैं। और उसी तरह 1 TB के अंदर 1024 जो है वो GB होते हैं। तो यहाँ पे जो देर का है वो 1000 MB जो है, 1 MB में 1000 किलोबाइट जो है वो गलत होते हैं, 1000 किसी में होता नहीं है। तो यहाँ सही आंसर रहेगा 1 MB के अंदर 1024 जो है वो बाइट होते हैं। फिर 2 प्रमुख आउटपुट डिवाइस है, यानी कि 2 मुख्य मेजर आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। आउटपुट डिवाइस वही होते हैं जो आपको रिजल्ट प्रदान करने का काम करते हैं, यानी कि जो भी आपने डेटा प्रोसेस किया है उसका रिजल्ट क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड और माउस, तो कीबोर्ड जो है इनपुट उपकरण है और माउस भी जो है वो इनपुट उपकरण है। और फ्लॉपी और डिस्क और CD, फ्लॉपी और CD जो दोनों स्टोरेज उपकरण है, यानी कि ये डेटा को सेव करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। तो जो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। और मेमोरी 2 प्रकार की हुआ करती है। फिर लिखा है विंडोज़ और विंडोज़ जो होता है वो विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फिर दे रखा है कि
मॉनिटर और प्रिंटर, तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है ये आउटपुट उपकरण है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर का काम होता है डेटा को डिस्प्ले करना, जो भी आप कंप्यूटर काम कर रहे हो वो डिस्प्ले किसके माध्यम से होगा, तो मॉनिटर के माध्यम से होगा, तो ये आउटपुट है। फिर है प्रिंटर, तो प्रिंटर का काम होता है जो सॉफ्ट कॉपी है आपको उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, यानी कि प्रिंट देने का, दस्तावेजों को प्रिंट करने का जो काम करेगा वो प्रिंटर करेगा। तो प्रिंटर जो है वो अपना आउटपुट उपकरण है। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो आउटपुट उपकरण है, मुख्य आउटपुट उपकरण दोनों ही है। फिर एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, यानी कि कीबोर्ड पर एक ऐसा बटन होता है जिसके माध्यम से आप स्मॉल लेटर लिख सकते हो या कैपिटल लेटर लिख सकते हो। अगर आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो कौन सा बटन ऑन करोगे, तो वो होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक के माध्यम से आप जो है जो स्मॉल लेटर है उनको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। तो कैप्स लॉक जो है वो एक टॉगल की होती है, और टॉगल की क्या वैसे 3 होती है, एक कैप्स लॉक, दूसरी होती है आपकी नम लॉक, और तीसरी होती है स्क्रॉल लॉक। ये तीनों जो है टॉगल की होती है। तो यहाँ आंसर रहेगा कैप्स लॉक। फिर यहाँ देर का है MICR में C का अर्थ क्या है। MICR जो होता है वो एक स्कैनर का भाग है। अब ऊपर प्रिंटर आया था, तो प्रिंटर की जो गति होती है वो मापी जाती है वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है वो प्रिंटर की गति है। और प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है वो मापा जाता है DPI में, डॉट पर इंच, DPI डॉट पर इंच, और वर्ड PPM यानी कि पेज प्रति मिनट। पेज प्रति मिनट जो है वो प्रिंटर की गति को मापने का एक इकाई है, यानी कि आप 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर पाते हो वो प्रिंटर की जो है गति है। और DPI जो है प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापने का, यानी कि डॉट पर इंच, जिसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच और पेज पर प्रिंट। तो यहाँ पे जो है MICR ये क्या एक प्रकार का स्कैनर है जो बैंक चेक पर दिए गए MICR कोड को स्कैन करता है, रीड करता है। तो यहाँ जो C का मतलब है वो है कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये उसका पूरा नाम होता है। फिर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग होता है, यानी कि किसी विशेष काम को करने के लिए एक कीज के साथ जो दूसरी कीज मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम संयोजन की कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देर का स्पेस बार, तो जिसका काम होता है स्पेस देने का। और फिर होता है एरो, तो ये नेविगेशन की है, 4 प्रकार की होती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। फिर होता है फंक्शन की जो कि 12 होती है, अपने आप इनका अलग अलग काम है। फिर है कंट्रोल बटन, तो कंट्रोल बटन जो है वो कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन की है, वो किसी के साथ में जो है प्रयोग में ली जाती है। तो सही आंसर रहेगा कंट्रोल। तो और कॉम्बिनेशन जो की होती है वो 3 होती है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। ये तीनों जो है सिंगल कोई काम करती है नहीं है, ये दूसरी कीज के साथ मिलकर हमेशा काम करती है, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन या संयोजन की कहा जाता है।